हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 9 अध्याय 1 एनसीईआरटी विज्ञान का है जो रसायन शास्त्र से है। उसका हम लोग चौथा भाग देख रहे हैं वाष्पीकरण से। आप किताब अगर लिए होंगे तो इसमें देख सकते हैं। किताब में 1.5 दिया है, इसका मैं चौथा भाग बना रहा हूँ अपने वीडियो में। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित जो भी आपके किताब में प्रश्न दिए हैं उसको कर लेंगे। पहले आप समझ लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग वाष्पीकरण, एवेपोरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने देखा है कि पानी को जब खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे भाप बन जाता है, गैस की तरह छोटे छोटे बूंद बनकर उड़ जाता है। गीले कपड़े को सूख जाते हैं, गीले कपड़े को हम धूप में पसार देते हैं, फैला देते हैं तो सूख जाता है। आखिर क्यों? जल वाष्प या गैस के रूप में बदल कर कहाँ चला जाता है? तो वायुमंडल में चला जाता है, आसमान में। यानी हमारे वायु चारों तरफ जो वायु का मंडल है, हवा का परत है, उसमें चला जाता है। ये पानी क्या करता है? वाष्प या गैस बनकर चला जाता है वायुमंडल में। इसी क्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। तो आप समझ रहे होंगे। अब इसका परिभाषा हम कैसे देंगे वाष्पीकरण का? तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन दिया है कि किसी द्रव का, कोई भी द्रव, केवल जल ही नहीं होगा। अभी तो हम मोटे तौर पर पानी लेते हैं क्योंकि पानी को हम ज़्यादातर देखते हैं, चाहे वो तेल हो या कोई भी द्रव हो, उसे भी लिया जा सकता है। कमरे के ताप पर या उसके क्वथनांक से कम ताप पर। कमरे का ताप क्या होता है? जिस रूम में आप बैठे हैं उसके ताप को कमरा का ताप कहा जाता है और इसको सामान्य ताप माना जाता है जो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या उसके क्वथनांक से कम होना चाहिए ताप। क्वथनांक क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया गया है। गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, गुप्त ऊष्मा, संघनन, ये सब बताया गया है। फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए, क्वथनांक का मतलब होता है वह द्रव किस ताप पर उबल जाता है। जिस ताप पर उबल जाता है वो उसका क्वथन अंक है, उबलने का ताप। उससे कम रहना चाहिए, जितना पर उबलता है उससे कम ही रहना चाहिए। क्या होगा? वो वाष्प में बदलेगा और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा वाष्पन या वाष्पीकरण। समझ में आया आपको? आगे व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा। व्याख्या में यही है कि कैसे होता है ये सब, आखिर क्यों वाष्पित होता है। एक तो हम जानते हैं कि गर्म करने पर 100 डिग्री, जब पानी को 100 डिग्री ताप दे देते हैं तो वहाँ पे वो अपने क्वथनांक पे उबलता भी है और भाप भी बनता है। यहाँ पर बिना क्वथनांक से कम ताप पर कैसे हो रहा है इसका वाष्पन, कैसे ये वाष्प में बदल रहा है, तो वही हम देखेंगे। चाहे कोई भी द्रव हो, इसके कण लगातार चलते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये हम पानी में दिखाई तो नहीं देता पानी, लेकिन उसके अंदर होता है ऐसा। उसके कण हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। नीचे वाले कण ऊपर जाते, ऊपर वाले कण नीचे जाते रहते हैं और आपस में टकराएंगे भी। जब गति कर रहे हैं तो टकराना संभव है। हवा में खुला छोड़ देंगे तो आप गिलास में, बाल्टी में पानी लीजिए, उसको हवा में खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा? तो हवा के कणों के साथ भी टकराएंगे। अब इस स्थिति में होता क्या है कि द्रव की सतह वाले कण, यानी जो पानी है बाल्टी में रखा हुआ चाहे बर्तन में, उसके ऊपर वाले कण जो हमें दिखाई देता है परत, अब उसके कणों के साथ क्या होता है देखेंगे। जो द्रव के ऊपरी सतह वाले कण हैं उनको क्या होता है? अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है, यानी अधिक ऊर्जा मिल जाती है, ऊपर से और ऊर्जा मिल जाती है। अब इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, अब गति करने के चलते एक ऊर्जा था, टकराने के चलते ऊर्जा मिला, अब वायु के कण से भी टकराए तो और ऊर्जा मिल गया। अब गति और बढ़ गई, ऊर्जा और बढ़ गई। अब इतना बढ़ गया कि इन पर जो द्रव के भीतरी कण है, पानी के ऊपर वाले जो कण है और उसके अंदर जो कण है, उनका आकर्षण खत्म हो गया। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि द्रव, किसी भी ठोस या द्रव या गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस कारण से वो पानी देखते होंगे जिधर एक हिस्सा बहता है उधर ही सभी बहते चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो अंदर वाले कण खींच तो रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाने के चलते अब ऊपर द्रव वाले सतह, द्रव के जो सतह पे कण है वो इनको छोड़ के अब उड़ जाते हैं,
क्यों? क्योंकि उनका आकर्षण खत्म हो जाता है अंदर वाले कणों का। अब जिससे ये कण पानी की सतह को छोड़ देते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं और वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इतना आपको बात समझ में आया होगा। अब वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं उसे देखेंगे। आखिर किस स्थिति में, कारक का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं या स्थितियां हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं, यानी इसके ऊपर असर डालती हैं। तो पहला होता है, एक एक करके मैं बता देता हूँ, कि द्रव का क्षेत्र कितना है, यानी द्रव कितने क्षेत्र में फैला है या है रखा गया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका, उसके सतह का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा वाष्पीकरण द्रव की सतह पर होने वाली प्रक्रिया हम लोग जानते हैं, या नहीं भी जानते तो आप समझ लीजिए कि वाष्पीकरण कहाँ होता है, द्रव के ऊपरी भाग पर। अंदर वाले तो कण पानी के अंदर रहते हैं, ऊपर वाले कण ही वाष्प बदल कर ऊपर जाते हैं। अब सतह पर ही होता है तो सतह जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा कण वाष्प में बदलेंगे, यानी सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी तेजी से अब और ज़्यादा कण हवा में उड़ जाएंगे। जैसे कपड़ा सुखाना है तो उन्हें हम फैला देते हैं, न कि उसी तरह बिटोर के रख देते हैं। अगर उसी तरह रख देंगे तो वो कभी सूख नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए उसको फैला दिया जाता है ताकि सारे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कण वाष्पित होंगे और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। उसी तरह आप प्रयोग भी करके देख सकते हैं। गिलास में पानी लीजिए, प्लेट में पानी लीजिए, घाम में दोनों को उतना ही पानी रख दीजिए, पहले प्लेट वाला जल्दी से गायब हो जाएगा पानी, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा रहने से वाष्पन ज़्यादा होता है। तो ये प्रभावित किया। अगला होता है द्रव का ताप, कि द्रव में ताप कितना है, कितना गर्म है या ठंडा है। हम मान लीजिए पानी को हम या कोई भी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके कण ज़्यादा तेज़ी से वाष्पित होते हैं। जैसे आपने पानी को 100 डिग्री पे खोलते देखा होगा तो उसके कण ज़्यादा भाप बनते देखा होगा आपने। ठंडा में ज़्यादा भाप नहीं बनता, लेकिन गर्म होने लगता है तो बहुत ज़्यादा कण तेज़ी से भाप बनने लगते हैं, वायुमंडल में जाने लगते हैं। तो ताप बढ़ने पर द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी गति करने की ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, एक कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कणों को कार्य करने की एक एनर्जी मिल गई गति वाली, वो और गति करेगा। अब जिससे आसानी से वो वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा। फिर आर्द्रता की बात करें। आर्द्रता का मतलब गीलापन। गीलापन यानी परिभाषा यहाँ पे दिया है कि वायु यानी हवा में जो जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प मतलब क्या होता है, जल की बूंदें छोटे छोटे जो भाप की तरह होती हैं, तो जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। अब वायु में ज़्यादा जलवाष्प होगा पहले से ही, तो गीला है वायु, तो वायु गीला है तो अब ज़्यादा वाष्पन नहीं हो पाएगा। लेकिन समझते हैं यहाँ पे किसी निश्चित ताप पर, आप ताप फिक्स कर लो 25 डिग्री या जो भी, ना घटे ना बढ़े। अब उस पर हमारे जो आसपास की हवा होती है उसमें निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा बहुत ज़्यादा जलवाष्प होता है जो कुहेसा के नज़र में आता है नज़र हमें, लेकिन गर्मी के दिनों में जलवाष्प गायब रहते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में ताप ज़्यादा रहता है, इसलिए जलवाष्प सभी उड़ जाते हैं। जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी पहले से उसमें जलवाष्प भरा है तो अब ये वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा, यानी तापमान कम है, वाष्पन का दर कम हो जाता है, यानी कण ज़्यादा अब वायुमंडल में नहीं जा पाते हैं। ठंडी के दिनों में आप कपड़े सुखा कर देखे ही होंगे। वायु की गति, हवा अगर बह रही हो तो उस स्थिति में क्या वाष्पन पर प्रभाव पड़ता है उसे समझेंगे। मान लीजिए हवा के तेज होने से क्या होता है कि जो जलवाष्प के कण है वायु के साथ उड़ जाते हैं बहुत जल्दी से। जैसे वाष्पन भी हो रहा है और हवा भी बह रहा है, तो हवा क्या करेगा, वाष्पित कण को जो जलवाष्प हैं उनको उड़ा के ले चला जाएगा। इस कारण से तेज़ हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, देखा होगा आपने। तो वाष्पन प्रभावित करने वाला एक और कारक है वाष्पन को, जिसका नाम है हवा की गति। तेज़ हवा रहेगा तो जल्दी वाष्पन होगा। फिर अगला है पांचवा, द्रव की प्रकृति, यानी कैसा द्रव आप लिए हैं।
पानी लिए हैं, तेल लिए हैं, पेट्रोल, किरासन, इन पे भी प्रभावित होता है वाष्पन। जो अलग अलग द्रव होते हैं उनमें वाष्पन भी अलग अलग होता है। जिस द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है, क्वथनांक मतलब जो जिस ताप पे उबल जाए, अब जितना ही कम ताप पे उबलेगा उतना ही उसका वाष्पन अधिक होगा। कैसे? तो जैसे समझ लेते हैं। जैसे आप ले लो ईथर। ईथर एक पदार्थ है जो द्रव रूप में पाया जाता है। वो 34 डिग्री पर ही उबलने लगता है, यानी वाष्पीकृत होने लगता है 34 पर ही, जबकि पानी वही 100 डिग्री पर होता है। तो जब तक पानी को आप 100 डिग्री दोगे तब तक ये गायब हो जाएगा पूरी तरह से वाष्पीकृत होकर। यानी द्रव की प्रकृति भी उसके वाष्पन में मदद करती है। आगे देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण कैसे ठंडक उत्पन्न होती है, यानी कैसे ठंडा हमें महसूस होता है। वाष्पन में होता क्या है कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है, ऊपर वाले हिस्सा पर। सतह पर जो द्रव के कण हैं, द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ले लेते हैं, ऊष्मा ऊर्जा ले लेते हैं। आखिर वाष्पन क्यों होता है ऊपरी सतह का? तो जो भीतर वाले सतह के अंदर द्रव है, पानी ले लीजिए चाहे कोई भी द्रव जिस बर्तन के अंदर रखा है, उसका भी कुछ ना कुछ ताप है। तो जो पानी के ऊपर या किसी भी द्रव के ऊपर वाले सतह पे जो कण है, अंदर वाले द्रव के अंदर जो ऊष्मा है, यानी एक गर्म एनर्जी, उससे वो ऊर्जा ले लेते हैं, अत्यधिक ऊर्जा पा लेते हैं। अब पहले से ऊपर से तो ऊर्जा मिला ही, ऊपर वाले का आसमान वायुमंडल के ताप से, और अंदर वाले से भी मिल गया। अब ज़्यादा ऊर्जा मिल गया। अब जिससे ये क्या करेंगे, गैस में बदल जाएंगे और वायु में चले जाएंगे। अब इससे द्रव का ताप कम हो जाता है। अब अंदर जो द्रव थे उसका ऊष्मा ये ले लिए और चले गए वायु में, तो पहले वाला जो द्रव था उसका ताप पहले से कम हो गया, यानी ठंडा हो गया वो। तो यहीं से शुरू होता है कि वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। इसी बात को हम लोग प्रयोग से भी स्पष्ट करेंगे। आप प्रयोग देख लीजिए। आप एसीटोन को, ईथर को अपने हाथ पर रखिए, हथेली पे डालिए, देखिए क्या होगा। इसके कण हमारे हाथ से क्या करेंगे, ऊष्मा ले लेंगे। हमारे हाथ में भी गर्मी है, ऊष्मा है, इससे को लेकर वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। अब जैसे ही ये वाष्पीकृत होंगे तो हमारा हाथ का ताप घट गया, क्योंकि इन्होंने ले लिया हमारे हाथ का ताप, तो हमारा हाथ क्या हो गया, पहले से ठंडा हो गया, एंड जिससे हमारे हाथ पर ठंडक महसूस होगा। उसी तरह एक और प्रयोग हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रयोग है कि एक मिट्टी का आप सुराही ले लीजिए, घड़ा पानी उसमें भर दीजिए और इसका ताप नोट कर लीजिए कि कितना गर्म है उसमें पानी जो रखें आप। अब सुराही का मुंह ढक्कन से बंद करके छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे बाद सुराही के जल का ताप फिर से नोट कीजिए कि कितना अब ताप है। अब देखेंगे कि जल का जो ताप था वो पहले से कम हो गया है, यानी सुराही का जल ठंडा हो गया है। ऐसा कैसे हुआ, इसी बात को हम समझेंगे। तो जो मिट्टी की सुराही होती है, उसमें हम देखें ध्यान से तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण रहते हैं। यूँ मिट्टी एक तरह से छिद्र युक्त कण है ही, तो छिद्र होते हैं। अब जिनसे होकर पानी क्या करता है, बाहर निकल के सतह पर आ जाता है, उस सुराही के बाहरी सतह पर आ जाता है। और इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से मिल जाती है। जो कण सतह पर आए उनको वो अब किस में बदलेंगे, वाष्प में, और कहाँ जाएंगे, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगा, जो पानी अंदर है सुराही के अंदर, वही अपना ऊष्मा इनको दे देगा। अब ये ऊष्मा इसका लेकर चले गए तो इसका ऊष्मा घट गया, पानी के अंदर जो घड़े के अंदर पानी है उसका ऊष्मा पहले से घट गया, तो अब वो जल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार होता है ये, यानी आप समझ गए होंगे कि ठंडक कैसे उत्पन्न होता है वाष्पीकरण से। उसी तरह गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों, या पहनना ही चाहिए क्यों? एक क्वेश्चन ही है जो एक तरह से हेडिंग वाइज दे दिया, तो इसको भी समझना है। इसका आंसर यहीं पर है, समझ लीजिए।
गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। अब पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेता है, हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको ये लेकर वाष्पीकृत होता है, यानी वाष्प में बदलता है। अब वाष्प में बदल गया हमारा शरीर का अंदर का ऊष्मा लेकर, तो हमारा शरीर का ऊष्मा ये ले लिया, तो हमारा शरीर का ऊष्मा पहले से कम हो गया, यानी ठंडा हो गया। अब जैसे जैसे हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। अब सूती वस्त्र की क्यों ज़रूरत है यहाँ पे, तो सूती वस्त्र क्या करता है, जल का अच्छा शोषक है, मतलब वो पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है। अब इसलिए हमारे शरीर से निकले पसीना को आसानी से सोखकर हवा के संपर्क में ला देता है। अब हवा इसको आराम से उड़ा देता है, जिस कारण से हमको राहत महसूस होती है। इसलिए हमें गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। आगे हम एक और प्रयोग देखेंगे जो यहाँ पे दिया है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है। आपने भी कभी देखा होगा गिलास ठंडा पानी जिसमें रहता है, बर्फ़ वाला पानी, उसके बाहर भी पानी आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हवा में जो उपस्थित जलवाष्प है उसकी ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। अब वो ठंडा पानी है तो अपने चारों तरफ के एरिया को भी ठंडा किया है, तो जो दूर उस एरिया के संपर्क में जितने भी वायु में उपस्थित हवा में भी जलवाष्प है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन है, अब वो जलवाष्प जैसे ही आते हैं, अब चूँकि ज़्यादा ऊर्जा रहती है इसलिए जलवाष्प रहते हैं, लेकिन कम ऊर्जा होने पर वो फिर संघनित होने लगते हैं, एक दूसरे से सटने लगते हैं और फिर द्रव बन जाते हैं। अब उस गिलास के पास में जैसे ही आते हैं तो उनका ऊर्जा घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे कम तापमान है। अब घट जाता है इसलिए वो गिलास से चिपक के द्रव रूप में संघनित होने लगते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि द्रव के अंदर से वो पानी आया, वो पानी बाहर के वातावरण से आ जाता है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये घटना क्यों घटित होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का अवशोषण, जैसे के अंतर्गत आता है कि ऊष्मा का अवशोषण अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। इस बात को हम जानेंगे कैसे। तो विभिन्न पदार्थों का जो ऊष्मा के प्रति व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। सोखने का, गर्माहट को सोखने का एक अलग अलग व्यवहार होता है। काला या गाढ़े रंग का जो वस्तु होता है वो ज़्यादा ऊष्मा को सोखते हैं, जबकि वही सफ़ेद और हल्के रंग के वस्तु कम ऊष्मा को सोखते हैं, अवशोषित करते हैं। कैसे, इसको हम लोग प्रयोग से स्पष्ट करेंगे। एक प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 थर्मामीटर लीजिए, एक ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। ए वाले के बल्ब को सफ़ेद कपड़े से ढक दीजिए और बी वाले के बल्ब को काले कपड़े से ढक दीजिए, छोटा छोटा कपड़ा। अब दोनों थर्मामीटर को धूप में ले जाकर रख दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद फिर देखिए उन दोनों को। पारे के स्तर को देखने पर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि दोनों थर्मामीटर में स्तर में विभिन्नता दिखाई देगी। जिसमें आपने सफ़ेद कपड़ा लगाया था उसका तापमान कम ही रहेगा, लेकिन जिसमें आपने काला कपड़ा लगाया था उसका पारा ज़्यादा ऊपर चला गया होगा। यानी इस प्रयोग से आप भी करके देख सकते हैं। 2 थर्मामीटर लेकर क्या स्पष्ट होता है कि जो काली वस्तुएं होती हैं या गाढ़े रंग की वस्तुएं होती हैं वो सफ़ेद या हल्के की तुलना में ज़्यादा ऊष्मा को सोखती हैं, अवशोषित करती हैं। यही बात अब स्पष्ट होता है ये प्रयोग। अब समझ में आ गया आपको, ये सारी टॉपिक में जो भी बात है सारा मैंने ख़त्म करा दिया। अब संबंधित प्रश्नों को इससे देख लेते हैं, कौन कौन प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर को कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी में 1.5 हेडिंग है वाष्पीकरण, उससे संबंधित प्रश्न है और फिर अभ्यास के भी क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूँ आपको। पहला है, गर्म शुष्क दिन में यानी गर्मी के दिनों में कूलर ज़्यादा ठंडा देता है, अधिक ठंडा क्यों करता है, इसका हमें जवाब देना है। गर्म शुष्क दिनों में होता क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प यानी पानी की बूंदें बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताप होने के चलते वो बहुत उड़ जाती हैं। अब जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमने देखा कि वाष्पन को प्रभावित करता है वायुमंडल का ताप, जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता।
अब ज़्यादा जल वाष्प रहेंगे तो वाष्पन कम होगा, अब नहीं रहेंगे तो वाष्पन ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तेज़ी से ये कण आसमान में जाएंगे, तब दर बढ़ गया। और जब कूलर चलता है तो होता क्या है कि उसके अंदर जो जल है अपनी वाष्पीकरण की ऊष्मा अपने वातावरण से ले लेता है। यानी कोई भी चीज़ पानी के कण वाष्पीकृत कब होते हैं? जब वो जो पहले से मौजूद जल है उसमें से ऊष्मा लेकर वाष्प में बदलते हैं। यानी ऊष्मा लेकर वाष्प में बदल रहे हैं अपने वातावरण से, तो उस वातावरण का ताप क्या कर दिए? कम कर दिए, क्योंकि वहाँ से इन्होंने ताप ले लिया, ऊष्मा ले लिया। अब वहाँ से उन्होंने ऊष्मा ले लिया और उस जगह के एरिया के ताप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस वातावरण का ऊष्मा इन्होंने ले लिया, तो ये वातावरण पहले से ठंडा हो गया और तेज़ी से क्या होते हैं? वाष्पित होते हैं। अब वहाँ से ऊष्मा लेकर ये वाष्पित होते हैं तो वहाँ का एरिया ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें कूलर ज़्यादा ठंडा देता है। अब कूलर उसी सिद्धांत पे बनाया भी गया है कि कूलर के पानी को हम गर्म करके उड़ाएंगे पंखा चला के, तो वो वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाएगा और उससे जो हवा निकलेगी राहत भरी निकलेगी, इसलिए पानी भर के कूलर चलाया जाता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? वही सुराही का जल ठंडा क्यों होता है? तो अभी हमने देखा प्रयोग कि सुराही का जल क्यों ठंडा होता है। अब घड़े में पानी रख दीजिए और वो ठंडा ही दिन भर रहेगा, कभी गर्म नहीं होगा। घड़े में महीन छिद्र होते हैं, हमने ये भी जाना, जिनसे होकर पानी के कण घड़े के बाहरी सतह पर आ जाते हैं और वाष्प में बदलकर वायुमंडल में चले जाते हैं। अब इनको वाष्प में बदलने के लिए कहाँ से ऊष्मा मिलता है, कहाँ से ऊर्जा मिलता है? तो घड़े के अंदर जो जल है उसी से मिल जाता है। यानी घड़े के अंदर वाले जल से ये ऊष्मा ले लेते हैं। अब उसका ऊष्मा इन्होंने ले लिया तो उसका ऊष्मा घट गया, यानी उसका ताप पहले से ठंडा हो गया। अब इसलिए घड़े का जल क्या हो गया? ठंडा हो गया। अगला है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र मतलब सेंट डालने पर हमारी हथेली पर ठंडा महसूस होता है, क्यों? एसीटोन भी एक द्रव पदार्थ है, कीटोन जैसा, उसके बारे में आप आगे समझ जाएंगे। इनको हाथ पे आप लीजिएगा तो आपको ठंडक महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? तो इसके बारे में हमने पीछे भी देखा, फिर भी यहाँ पे समझ लेंगे। एसीटोन, पेट्रोल या सेंट को हाथ पे डालने पर होता क्या है कि हाथ से गर्मी पा लेते हैं और वाष्पित होने लगते हैं। यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ से इन्होंने गर्मी ले लिया तो हमारा हाथ का गर्मी पहले से कम हो गया, यानी अब ठंडा लगेगा हमें। इनके वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से मिल जाती है, अब जिससे हमारा हाथ ठंडा हो जाता है या ठंडक महसूस होता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ये वाला भी हमने बात पीछे देखा। कप छोटा मुंह होता है, यानी दूध या उसमें जो चाय रखा गया है उसका सतह बहुत कम होगा। अब प्लेट में जब रखेंगे तो उसका सतह ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सतह में ज़्यादा वाष्पन होगा, तो निश्चित है ज़्यादा वाष्पन होगा तो ज़्यादा ठंडक महसूस होगा, ठंडक उत्पन्न होगा। तो कप की तुलना में जो प्लेट है उसमें गर्म दूध या चाय के सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अब जैसे इनका वाष्पन तेज़ी से होता है और दूध या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। अगला एक अभ्यास में का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं नंबरिंग 5 नंबर से ले रहा हूँ, यहाँ के हिसाब से ले रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको दूसरे नंबर पे ही मिलेगा। फिर भी आप इस तरह लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर, ये 273 0 डिग्री के बराबर होता है। एसआई सिस्टम में केल्विन चलता है, इस तरह हम सेल्सियस का प्रयोग करते हैं तो 0 डिग्री इसके बराबर ही होता है। अब इस पर बर्फ़ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। यानी 0 डिग्री पर बर्फ़ भी है, 0 डिग्री पर पानी को हम ठंडा कर रहे हैं, 0 डिग्री पर ले जा रहे हैं पानी को भी, लेकिन ज़्यादा ठंडा बर्फ़ ही रहता है। क्यों? तापमान तो दोनों का समान है, बर्फ़ का भी पानी का भी, लेकिन बर्फ़ ही ज़्यादा क्यों ठंडा है? तो इसको समझते हैं। बर्फ़ में ज़्यादा शीतलता हमें उसके पास ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा, उंगली सटाइए बर्फ़ में, आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होगा, जबकि पानी में आपको बर्फ़ से कम ठंडक महसूस होगा। ऐसा क्यों?
तो 273 पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है। यहाँ पर आप ऊर्जा कर लेंगे, ऊर्जा कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका तापमान कम रहता है। अब पानी में कणों की ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि पानी में तापमान ज़्यादा ही रहता है। अब जिस कारण होता क्या है, यह वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। जो भी जिसका ऊर्जा कम है, ऊष्मा कम है, वो आसपास के ऊष्मा को अपने पास ले लेता है, सोख लेता है। तब बर्फ़ ज़्यादा ऊष्मा सोख लेता है वातावरण से। अब ऊष्मा सोखता है तो अपने कणों को वाष्पित करेगा। ऊष्मा सोखने के बाद यही होता है, कण क्या होते हैं, वो वाष्प में बदल जाते हैं। अब इसीलिए दोनों समान ताप पर होते हुए भी बर्फ़ पानी की तुलना में अधिक ठंडा पहुंचाता है। अब बर्फ़ वातावरण से तापमान सोखा और उड़ गया तो ठंडक महसूस होगा। अब इसलिए बर्फ़ में ज़्यादा ठंडक महसूस होता है क्योंकि उसके कणों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम होती है पानी की अपेक्षा। तो समझ में आ गया बात आपको। अब इसी तरह अगला एक लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है, जिसे ख़त्म करा के दूसरा अध्याय इसका चालू किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।